Hello everyone, Hare Krishna Ratna Jimedari, it's Bhavika everyone and I my both the channels सचिन लत्रा एंड भाविका मल्होत्रा। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारी क्लास 10 की एनसीईआरटी की जो बुक है फ्रेंड्स, एसएसटी की ज्योग्राफी की, उसका बेसिकली आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो है फ्रेंड्स रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसको अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं आज की वीडियो में एंड समझने वाले हैं। येस, यू ऑल डिड राइट। सो एज यू ऑल नो दैट मैं साइंस एंड इंग्लिश की एंड हिंदी की ऑलरेडी ला चुकी हूँ रिविजन वीडियो। सो चलो आज हम फटाफट से इस चैप्टर को भी रिवाइज कर डालते हैं जो कि है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। एंड इसी तरीके से मैं हिस्ट्री एंड ऑल दैट की भी लेके आऊँगी फॉर श्योर। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आज पढ़ेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले रिसोर्स क्या होता है फ्रेंड्स, तो देखो एवरीथिंग अवेलेबल इन एन एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई नीड्स प्रोवाइडेड टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, उसको हम बेसिकली रिसोर्स कहते हैं। तो देखो रिसोर्स कुछ नहीं है, रिसोर्स का मतलब है कि ऐसी कोई भी चीज़, ठीक है, वो जो भी चीज़ इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब आपके सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें प्रेजेंट है जिससे आपकी नीड सेटिस्फाई हो पा रही है, कि एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई अ ह्यूमन नीड, ठीक है, ठीक है। और एक और चीज़ कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी होनी चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिकली फीजिबल होनी चाहिए कि आप उसे खरीद पाओ इजीली आराम से, ठीक है, ज़्यादा महंगी ना हो, और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए, उसे हम रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ रिसोर्स की बात करें तो रिसोर्स हमारे होते हैं 4 टाइप्स के, कि बेसिकली एक्चुअली टाइप्स नहीं है, इनको हम क्लासीफाई करते हैं 4 तरीकों से, ठीक है। पहला होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे। ओरिजिन के बेसिस पे देखा जाए तो रिसोर्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं ओरिजिन के बेसिस पे। पहला होता है फ्रेंड्स बायोटिक एंड दूसरा होता है अबायोटिक। इसका मतलब क्या है, बेसिकली लिविंग एंड नॉन लिविंग की बात हो रही है, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स वी विल मूव ऑन टू ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, ठीक है। फिर दूसरा टाइप होता है हमारा, दूसरा क्लासिफिकेशन इसका है कि एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पर, कि एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पर देखी जाए मतलब कि वो कैसे एग्जॉस्ट हो रही है। एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ खत्म होती जा रही है तो कैसे खत्म हो रही है, कैसे एग्जॉस्ट हो रही है। तो पहले उसमें आएगा हमारा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, कि बेसिकली जो चीज़ें रिन्यूएबल है जिनको बार बार रिन्यू हो सकती हैं, जो चीज़ें है ना, और नॉन रिन्यूएबल जो रिन्यू नहीं हो सकती, जिन्हें बहुत सालों लग जाते हैं रिन्यू होने में, तो एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पर, ठीक है, कि कब खत्म हो रही है। ओके, फिर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पर देखा जाए कि कौन खरीद रहा है, कैसे खरीद रहा है, तो इंडिविजुअल है ना, कोई इंडिविजुअल भी कुछ काम कर सकता है अपना, है ना। सपोज एक पर्सन है, सपोज एक इंसान है जिसका नाम है राम, ठीक है, और वो राम जो है वो एक दुकान चलाता है, ठीक है। तो वो अपना खुद ही मालिक है उसमें, और उसका कोई एम्प्लॉय नहीं रखा उसने, बेसिकली जो काम पे स्टाफ वगैरह नहीं है उसके पास, वो खुद ही पूरी शॉप को चला रहा है, ठीक है। तो उसको हम वो बेसिकली कौन है, फिर हमारा ओनरशिप के बेसिस पे वो, तो वो आएगा इंडिविजुअल में, इंडिविजुअल ओनरशिप में आ जाएगा। कम्युनिटी क्या हो जाएगी, कि जिसमें बहुत सपोज एक छोटी सी कम्युनिटी बनी है कुछ लोगों की, 20 से सपोज 10 से 15 लोग हैं, उन्होंने अपने लिए एक दुकान खरीदी और उसी को दुकान को चला रहे हैं, या फिर सपोज उन्होंने एक छोटा सा मॉल खरीदा, या फिर उन्होंने एक छोटा सा मेगा मार्ट होता है ना फ्रेंड्स, वो खरीदा और उसको चला रहे हैं। वो कोई कैश काउंटर पे बैठा हुआ है, कोई सामान देने में हेल्प कर रहा है, एंड अलग अलग काम कर रहे हैं सारे। नेशनल और आते हैं फिर हमारा नेशनल एंड इंटरनेशनल, तीसरा टाइप, ठीक है। तो नेशनल का मतलब क्या होगा, कि बेसिकली हमारा जैसे एक पूरी नेशनलिटी, बेसिकली पूरी एक कंट्री चला रही है उसको, और इंटरनेशनल मतलब बाहर की कंट्रीज जिसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। देन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें कि स्टेटस कैसा है डेवलपमेंट का, तो हम दिखाएंगे कि डेवलपमेंट की स्टेटस पे हम देखते हैं पोटेंशियल कितनी है लोगों के अंदर, ठीक है, डेवलप स्टॉक कितना है, ठीक है, और रिजर्व्स कितनी है, ठीक है। हाँ जी, अभी इनको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो बायोटिक रिसोर्स बेसिकली वो होते हैं जो कि हम ऑप्टेन करते हैं बायोस्फीयर से फ्रेंड्स, ठीक है। एंड इनमें लाइफ होती है जैसे कि ह्यूमन बींग्स, ठीक है। बायोटिक का मतलब क्या है, जिनमें लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिकली, ठीक है। तो इसमें हमारे ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे, हम खुद आ जाते हैं इसमें, फ्लोरा फोना यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स भी आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फोना मतलब एनिमल्स, फिशरीज आ जाएंगी, लाइव स्टॉक आ जाएगा, ये सारा बायोटिक में आ गया, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें हमारी होती है नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो आती है हमारी अबायोटिक में, ठीक है। तो बायोटिक क्या होती है, बायोटिक होती है हमारी लिविंग, ठीक है। और इसके आगे ए लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगी, नॉन लिविंग, समझ आ गया। अब नॉन लिविंग में क्या आ जाएगा आपका, रॉक्स आ गए, मेटल्स आ गए सारे, ठीक है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें तो रिन्यूएबल रिसोर्स जो कि हमारे किस में आते हैं, एग्जॉस्टेबिलिटी में आते हैं। तो एग्जॉस्टेबिलिटी में आते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, कि ऐसी चीज़ें जो कि बार बार रिन्यू हो सकती है, दोबारा बन सकती हैं, ठीक है, प्रोड्यूस हो सकती हैं फिजिकली, केमिकली, या फिर मैकेनिकल प्रोसेस से भी। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनसे बार बार बनाया जा सकता है, पानी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा, ठीक है। अब आप कहोगे भाविका पानी कैसे, पानी की तो बहुत कमी है। तो देखो फ्रेंड्स, पानी की कमी है पीने की, लेकिन वैसे देखा जाए तो ओशंस में, सीज में कितना पानी है, लेकिन वो पीने लायक नहीं है ना। तो यहाँ पे हम ड्रिंकिंग वाटर की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे नॉर्मली वाटर की बात कर रहे हैं, फिर भले ही वो चाहे वो ड्रिंकिंग में आए या फिर कैसे भी आए, ठीक है।
हाँ जी। देन हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे, वो ऐसे रिसोर्स है जो कि रिन्यू नहीं हो पा रहे, मतलब बहुत जल्दी नहीं बन पा रहे हैं, तो उनको बहुत सारा समय लग रहा है, इकोलॉजिकल टाइम, बहुत लंबा, सॉरी इकोलॉजिकल नहीं, जियोलॉजिकल टाइम लग रहा है, मतलब कि उन्हें मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। दे टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू गेट ऑब्टेन, या फिर टू गेट ग्रो, या फिर टू, हम कह सकते हैं कि टू गेट रिन्यूड बेसिकली, ठीक है, कि उन्हें रिन्यू होने में बहुत साल लग जा रहे हैं, ठीक है। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आ जाएंगे इसके एग्जांपल आपके, ठीक है, क्योंकि मिनरल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल हो गए, इनको बनने में काफ़ी मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, काफ़ी साल लग जाते हैं, सेंचुरीज लग जाती हैं इनको बनने में, ठीक है। देन दीज, वही देखा है कि ये रिसोर्सेज को मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं फॉर द फॉर्मेशन, ठीक है। देन इंडिविजुअल, अब इंडिविजुअल रिसोर्स क्या है, हमने अभी देखा था ना, ऑन द बेसिस ऑफ क्या था हमारा, ओनरशिप के बेसिस पे, ओनरशिप के बेसिस पे हमारा पहला था इंडिविजुअल रिसोर्स। तो इंडिविजुअल रिसोर्स क्या है, तो इंडिविजुअल वो रिसोर्स है जो कि ओन्ड है, मतलब जिसे खरीदा गया है प्राइवेटली बाय द इंडिविजुअल, कि किसी एक इंडिविजुअल ने प्राइवेटली उसे खरीदा है, ओन किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं वो लैंड खरीदते हैं जो कि अलॉट की जाती है उन्हें गवर्नमेंट से, कि गवर्नमेंट उन्हें कुछ अलॉट कर देती है लैंड, ठीक है, जो कि रेवेन्यू पेमेंट के अगेंस्ट होता है, ठीक है। देन कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स की बात करें कि एक जो पूरी एक छोटी सी कम्युनिटी ने खरीद रखा है, तो वो ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि एक्सेसिबल होते हैं टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, के बेसिकली एक छोटी सी कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी के सपोज 15 मेंबर हैं, 20 मेंबर हैं, 25 मेंबर हैं, या फिर 10 मेंबर भी हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। और उन्होंने मेंबर ने क्या किया, एक छोटा सा कोई काम शुरू किया है सबने मिलकर, तो वो सभी उसके हकदार हैं और जो भी उससे प्रॉफिट कमाते हैं वो बांट लेते हैं आपस में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल विलेज में होता है ये बहुत ज़्यादा कम्युनिटी ओन रिसोर्स, जैसे कि ग्रेजिंग ग्राउंड जो होते हैं, ग्रेजिंग ग्राउंड होते हैं ना, उनमें ये चलाते हैं लोग, बरियल ग्राउंड जितने भी होते हैं, ठीक है। देन आपके विलेज पॉन्ड्स हो गए, पब्लिक पार्क्स हो गए, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, प्ले ग्राउंड्स हो गए अर्बन एरियाज में, इन ऑल दैट, ठीक है। देन बात करें नेचुरल रिसोर्स की, तो टेक्निकली ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये बिलोंग करते हैं पूरे एक नेशन में, है ना, कि एक कंट्री है। तो जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री है, उसके पास लीगल पावर्स हैं कि वो एक्वायर कर सकती है इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी फॉर पब्लिक गुड, कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी पब्लिक गुड में बना सकती है, ट्रांसफर कर सकती है, तो ये उसका रिसोर्स हो गया। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या हो जाएगा, ये बेसिकली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि रेगुलेट करे जाते हैं कुछ रिसोर्स के लिए, ठीक है। द ओशनिक रिसोर्स बियॉन्ड 2000, सपोज जैसे कि यहाँ पे हमारे देखे ओशनिक रिसोर्स है जैसे कि, ठीक है, जो कि 200 किलोमीटर दूर है, कहाँ से, ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, बिलोंग टू ओपन ओशन, जो कि ओपन ओशन से बिलोंग करता है, एंड नो इंडिविजुअल कंट्री, और कोई भी इंडिविजुअल कंट्री यूटिलाइज नहीं कर सकती उससे, ठीक है। यस। देन पोटेंशियल रिसोर्स की बात करें, पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब क्या है, कि रिसोर्सेज जो कि बेसिकली एक रीजन में पाए जाते हैं, एक इलाके में पाए जाते हैं, ठीक है, हैव नॉट बीन यूटिलाइज, और जिनको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो कुछ पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में है, जैसे कि हमारा राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि विंड एनर्जी की, सोलर एनर्जी की, बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड, लेकिन ये अभी तक डेवलप नहीं हुई, कि मतलब पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर इलाके में पाए जाते हैं, और ये अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देन डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन से हैं, तो डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जिनको सर्वे किया गया है, क्वालिटी क्वांटिटी सब चेक करी गई है, डिटरमाइन करा गया है, ताकि उन्हें लोग यूटिलाइज कर सके। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि अब रिसोर्सेज की डेवलपमेंट कैसे हो जाती है। तो देखो फ्रेंड्स, डेवलपमेंट कैसे हो रही है रिसोर्सेज की, एक सेकेंड, हाँ जी एवरीवन। तो डेवलपमेंट कैसे हो जाती है रिसोर्सेज की, कौन डेवलप कर रहा है, कैसे हो रहा है, आइए देखते हैं। तो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जो हमारी ये रिसोर्सेज होते हैं ना फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा वाइटल है ह्यूमन लाइफ के सर्वाइवल के लिए, कि ह्यूमन की जीने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही नीड्स हैं जो कि ह्यूमन अपनी सेटिस्फाई कर सकता है ना, तो ये उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा बिलीव करा गया है कि जो रिसोर्सेज होते हैं ना, ये फ्री गिफ्ट्स है नेचर के फ्रेंड्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इनका यूज़ कर रहे हैं इनडिस्क्रिमिनेटली, ठीक है, और इसकी वजह से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, है ना, क्योंकि ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस जो होते हैं ना, हम ह्यूमन बींग्स ना लालची बन जाते हैं, ग्रीडी बन जाते हैं, और हमारी ग्रीडीनेस की वजह से ही क्या होता है, ये बेसिकली क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है रिसोर्सेज का। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो देयर इज अ ह्यूज डिप्लीशन, एक्चुअली डिप्लीशन नहीं, ह्यूज डिप्लीशन हो रहा है, बहुत डिप्लीट हो रहे हैं रिसोर्सेज। तो ये देखते हैं कैसे हो रहे हैं।
सो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द डिग्री ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, कि कुछ इंडिविजुअल्स की, मैं ये अब देखो फ्रेंड्स, मैं ये भी नहीं कहती कि सारे लोग जितने भी होते हैं वो सारे ग्रीडी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग ग्रीडी होते हैं, ठीक है। तो वो जो कुछ लोग ग्रीडी है ना, कुछ लोग जो लालची हैं, उन्हीं की नीड्स को सेटिस्फाई करने की वजह से रिसोर्सेज की कमी हो रही है, डिप्लीशन हो रहा है। अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, कि कुछ लोगों के हाथ में ही सिर्फ रिसोर्सेज हैं। ऐसा भी है कि बहुत लोगों के पास तो रिसोर्सेज है ही नहीं। वो कहते हैं ना कि जो गरीब है वो तो गरीब ही रह गया, जो अमीर है वो अमीर बनता चला गया। ऐसा क्यों होता है कि बेसिकली जो सोसाइटी होती है ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, 2 सेगमेंट में डिवाइड हो जाती है सोसाइटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हैव एंड हैव नॉट्स में, हैव्स एंड हैव नॉट्स में डिवाइड हो जाती है। हैव एंड हैव नॉट्स का मतलब क्या होता है कि रिच या एंड पुअर में कैसे डिवाइड हो रही है सोसाइटी। जो रिच पीपल है उसके पास सारा रिसोर्स है और वो रिसोर्स खरीदता जा रहा है, लेता जा रहा है, उसके पास रिसोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। बेचारा जो पुअर व्यक्ति है, जो गरीब इंसान है, उसको मिल ही नहीं रहे रिसोर्सेज। तो एक को रिसोर्स इतने मिल रहे हैं कि वो और अमीर बनता जा रहा है, और एक को रिसोर्स मिल नहीं रहे इसलिए वो और गरीब बनता जा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड इसलिए कहते हैं कि एक्यूमुलेशन जो है ना रिसोर्स का, वो कुछ ही हाथों में, कुछ ही हाथों में ही, मतलब कहने का मतलब कुछ ही लोगों के पास रिसोर्स है, कुछ के पास है ही नहीं। कुछ के पास है तो बहुत थोड़े हैं, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं, और किसी के पास है तो बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में है, ठीक है। और वो उसका डिप्लीट कर रहा है, उसे बहुत ही एक्सेस में यूज कर रहा है, एकदम वेस्ट समझ रहा है, ठीक है, वेस्ट करता जा रहा है। देन इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन हो रही है रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस बढ़ चुके हैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ये सब कुछ, ठीक है। देन रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज हमारे जो होते हैं वो 2 टाइप्स के हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। पहला है नेचुरल, दूसरा है ह्यूमन, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जिनमें हमारे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल आ जाएंगे, जो बार बार रिन्यू हो सकते हैं वो रिन्यूएबल, और जो जिनको मिलियन ऑफ ईयर लग जाते हैं वो नॉन रिन्यूएबल हो जाते हैं, ठीक है। रिन्यूएबल जो बार बार रिन्यू हो सकते हैं, जैसे कि कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ विंड हो गया, ठीक है, पानी हो गया। बायोलॉजिकल की बात करें तो इसमें नेचुरल वेजिटेशन इन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आ जाएगा, ओके। देन नॉन रिन्यूएबल जो रिन्यू नहीं हो पा रहा है, उनका एग्जांपल है रिसाइकलेबल मेटल्स, ठीक है, एंड नॉन रिसाइकलेबल मेटल्स इसमें आती है हमारी। तो रिसाइकलेबल क्या हो जाएंगी, जिनको बार रिसाइकल करा जा रहा है, जैसे मेटल्स होगी। और नॉन रिसाइकलेबल कौन सी है, फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स। देन बात करते हैं ह्यूमन की, तो ह्यूमन में 2 चीज़ें आती है, एक होता है क्वालिटी एंड क्वांटिटी। आजकल ना ये लाइन बहुत फेमस हो रही है, क्या है वो, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हाँ, ये मत बोलना भाभी का हैंडराइटिंग बहुत गंदी लिखी, कुछ समझ नहीं आ रहा। आई होप थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा वो, ठीक है। तो देखो ये लाइन बहुत ज़्यादा फेमस है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी आजकल, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि क्वालिटी पर डिपेंड करता है, ये नहीं डिपेंड करता कि आपने कितनी चीज़ें बना ली, ये डिपेंड करता है कि क्वालिटी क्या है उसकी, कितनी अच्छी चीज़ बना पाए वो आप, ठीक है। देन स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन हो गए हमारे, ठीक है, ये सब ह्यूमन में आते हैं, ओके। देन बात करते हैं फटाफट से आगे, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। सो आई विल ट्राई एवरीवन कि ये 1 शॉट वीडियोस जो मैं आपके लिए बना रही हूँ, रिवीजन वीडियोस हिस्ट्री की, इसको एक वीडियो को हम 20 मिनट्स के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ मैं। आई विल ट्राई आउट माई बेस्ट, सो लेट्स मूव ऑन फर्दर, ओके। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया कैसे हो रही है अब, तो देखो इसमें क्या होता है, रिसोर्स की प्लानिंग करना जरूरी क्यों होता है फ्रेंड्स। देखो रिसोर्स, अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो, ठीक है, उसके लिए प्लान करोगे ना, कि अगर आप कोई सामान खरीदने जाते हो, फॉर एग्जांपल आप लिस्ट बनाते हो कि मुझे क्या क्या खरीदना है, क्योंकि सपोज अगर आप बहुत ही रेयर जा पाते हो, बहुत दूर है मार्केट आपके घर से, 10 किलोमीटर्स दूर है, 12 किलोमीटर्स दूर है, तो आपको एक ही बारी में लिस्ट बनानी पड़ेगी, है ना, ताकि आप सारी चीज़ें लिख कर जाओ, है ना। या फिर आप फ़ोन में बना लोगे लिस्ट नोट्स में, ठीक है, फिर कैसे हुई लिस्ट बना के लेके जाओगे ताकि आप एक ही बारी सारा सामान खरीद के ले आओ। अगर मार्केट पास में है तो एक चीज़ खरीद के लाओगे, फिर दोबारा चले जाओगे दोबारा लेने, फिर दोबारा चले जाओगे। लेकिन अगर दूर है तो पूरी लिस्ट बना के जाते हो और एक एक करके उस पहले उस लिस्ट को बनाते हो। पहले सामान देखोगे आप कि आपके घर पे क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, जो जो होगा उस पर टिक लगाते गए, जो जो नहीं है उसको लिखते गए, ठीक है। फिर मम्मी से चेक कर रहे हैं कि मम्मा इसमें कुछ और ऐड ऑन कराना है, किसी और से चेक कराते हो कुछ और ऐड ऑन कराना है, वही फिर फाइनली जाके लिस्ट प्रिपेयर होती है। फिर आप जाते हो, वो चीज़ें ढूंढते हो, उन्हें खरीदते हो, फिर ला के उन्हें यूज़ करते हो। जो चीज़ यूज़ होती है वो बहुत अच्छे से यूज़ हो जाती है और कोई चीज़ ऐसी होती है जो यूज़ नहीं होती। तो इस पूरे को कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। तो ऐसे ही रिसोर्स की भी प्लानिंग की जाती है। तो क्या होता है, तो देखो इंडिया में कैसे रिसोर्स की प्लानिंग हो रही है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। सबसे पहले क्या हो रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर, और इन्वेंट किया जा रहा है रिसोर्स का, कि रिसोर्सेज को इन्वेंट भी कर रहे हैं, बना भी रहे हैं, साथ साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ पर ये चीज़ें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स है, अब मेटल्स जहाँ पर जिस स्टेट में अच्छे मिलेंगे, जिस कंट्री में अच्छे मिलेंगे, वहाँ पर जाके खोद देंगे ज़मीन को, है ना। तो ढूंढते हैं कि कहाँ पर मिलेगा, सर्वे करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या आ रहा है, सर्वे करना आता है इसमें। पहला स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप
क्या हो गया फ्रेंड्स हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है, टेल अबाउट इट, या फिर डिस्क्राइब अबाउट इन 200 वर्ड्स, 100 वर्ड्स, 50 वर्ड्स। वैसे ज़्यादा वर्ड्स का आता नहीं है, मैक्सिमम आपको ये 2 मार्कर क्वेश्चन में आ जाएगा या 3 मार्कर में आ जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपको 10 to 15 लाइन्स लिख दोगे, वो भी बहुत है, एक्चुअली काफ़ी हो जाएंगे 10 to 15 लाइन्स। आप इसके लिए आप बस 5 से 6 लाइनें लिख दो, बहुत होंगी, ठीक है, 5 से 6 लाइनें लिख दो, बहुत है, सफिशिएंट रहेगा। तो क्या क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो कि आइडेंटिफिकेशन पहले लिख सकते हो कि इन्वेंटरी आइडेंटिफिकेशन, इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो इसमें सर्वे करना आता है, मैपिंग करने आती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव की बेसिकली क्वालिटी चेक करना, क्वांटिटी चेक करना, कितनी क्वांटिटी में मिल रहा है। कौन सी बात है, अगर आपको सपोज एक ये देश है, एक सेकेंड, सपोज एक ये देश है एवरीवन, ठीक है, इस देश में एक सेकेंड, यहाँ पर आपने सर्वे किया, मैपिंग करी, ढूंढा, आपने देखा कि इधर बहुत सारे रिसोर्स हैं, इधर बहुत कम है, इधर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है, और इधर सबसे कम है, तो आप कहाँ जाओगे? ऑफ कोर्स ही बात है, इधर सबसे पहले इधर जाओगे आप, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्स हैं। तो वही क्वालिटी, इसका इसी का मतलब है क्वांटिटेटिव, कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा वहीं पे जाते हो। क्वालिटेटिव, अब क्वालिटी भी चेक करोगे, यहाँ पे क्वालिटी बड़ी गंदी है, यहाँ पे थोड़ी ठीक है, यहाँ पे अच्छी है, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी मिल रही है, तो ऑफ कोर्स ही बात है यहाँ जाओगे, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल रहेगा, ओके। एंड मेजरमेंट करना, ऑल दैट, ओके। देन सेकेंडली क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं प्लानिंग स्ट्रक्चर के, पूरा प्लानिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपने देखा होगा कोई क्रिमिनल केस वगैरह कुछ होता है ना, तो पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो कैसे क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, सब एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, पूरे एक वाइट बोर्ड के ऊपर लिख कर जाते हैं, वो फोटोग्राफ्स पेस्ट करते हैं, सब कुछ। तो ऐसी प्लानिंग भी होती है, सब कुछ नोट किया जाता है कि कैसे कब करना है, किस टाइम पे करना है, कहाँ करना है, सब कुछ एक जगह पे लिख दिया जाता है। इसको कहते हैं प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना, प्लान करने स्ट्रक्चर विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब वो टेक्नोलॉजी की बेसिस पर भी हो सकता है, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, लोग अपने टैबलेट्स के ऊपर, आईपैड्स के ऊपर बनाते हैं चीज़ें, है ना, जैसे हम बच्चे नोट्स बनाते हैं, लाइक वैसे ही स्किल्स हो गई, इंस्टीट्यूशनल सेटअप करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। देन मैच करते हैं रिसोर्स, फिर लास्ट में क्या करते हैं, एट द लास्ट फिर जो भी रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं उनको मैच करते हैं ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। तो कौन कौन से स्टेप हो गए फ्रेंड्स, पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, इन्वेंट करना, देन उनको सर्वे करना, मैपिंग करना, थर्डली एक स्ट्रक्चर प्लान करना, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल सबके साथ, फोर्थ क्या आ जाएगा, इम्प्लीमेंट करना रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, एंड द लास्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप इज मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट, एंड यू शुड एक्सप्लेन दिस इन मोर वर्ड्स एज यू कैन, ओके। देन आगे मूव ऑन करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स पर, ये रिसोर्स को कंजर्व कैसे करें, कैसे स्टोर करें, सेव करें, ठीक है। तो रिसोर्सेज जो होते हैं उनको कंजर्व करना अलग अलग लेवल्स पे होता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रेजिंग, अब गांधी जी जो थे ना हमारे, वो बड़े कंसर्न थे किस चीज़ के बारे में, कि रिसोर्स की कंजर्वेशन करो, भाई रिसोर्स को संभाल के रखो, कंजर्व करो, लालच मत करो, किसी भी चीज़ का ओवर यूज मत करो, डिप्लीट मत करो, ठीक है। उन्होंने एक लाइन कही है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, बहुत ही अच्छी लाइन है, प्राउड ऑफ यू गांधी जी। देखो क्या कहा है गांधी जी ने, कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड, कि सभी की नीड के लिए ना, कि सभी को जितनी चीज़ चाहिए उतनी सबके लिए है, लेकिन किसी की लालच के लिए उतनी चीज़ नहीं है। मतलब अगर आपको सपोज 2 रोटी खानी है एक दिन में, अगर आप 3 रोटी खाते हो उतनी आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको 6 से 8 रोटी चाहिए एक दिन में, वो आपको नहीं मिल पाएगी, अफसोस। तो किसी के लालच के लिए इतनी चीज़ नहीं है, क्योंकि उससे वो डिप्लीट हो रही है ना, उससे खत्म होती जा रही है वो चीज़। तो आप लालच मत करो, अगर आप लालच नहीं करोगे ना, जितनी चीज़ नीड है, जितनी नीड है उतनी लेके, आपको टीचर्स भी दिखाती होंगी कि बच्चों अगर आप कहीं भी जाते हो तो पहले सोच समझ के लिया करो, अगर आपको जो भी चीज़ लेनी है, पेरेंट्स भी यही सिखाते हैं, जहाँ भी जाओ सोच समझ के लो, 10 बारी सोच के लो, क्या ये मेरी चीज़ काम आएगी, क्या इसके बिना मेरा काम चल जाएगा, क्या लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भी 3 चीज़ें सोच के जाती हूँ, जो मैंने आपको बताई, और तभी कोई चीज़ खरीदती हूँ। इससे क्या होगा, देखो पैसे ज़्यादा खर्च नहीं होंगे, ठीक है। बात पैसे खर्च होने की है ही नहीं, आप ज़्यादा चीज़ें नहीं लाओगे तो चीज़ों को ओवर यूज़ नहीं होगा, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहलाएगा ये आपके लिए, ओके। लैंड यूटिलाइजेशन की बात करें, बहुत ध्यान की बातें होगी। लैंड यूटिलाइजेशन, देखो भाई लैंड को यूटिलाइज कैसे करते, तो लैंड यूटिलाइजेशन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेन्स हैं, प्लेन्स के रूप में कैसे यूज़ करा गया लैंड को, माउंटेन्स के रूप में, एंड यहाँ पे प्लेट्यूज के रूप में कैसे यूज़ करा गया है। तो लैंड रिसोर्स को बेसिकली यूज़ करा गया है फ्रेंड्स फॉर द फॉलोइंग पर्पस, एंड सॉरी मैं ये वर्ड बेसिकली बहुत यूज़ करने लगी हूँ आजकल, आई एम सो सॉरी। देखो दो तरीके से लैंड को रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है, पहला होता है फ्रेंड्स फॉरेस्ट, और दूसरा होता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, की जो लैंड कल्टिवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, है ना। फार्मिंग के लिए भी बहुत सारा लैंड यूज़ होता है, एंड तो अब देखो
स्टार्टिंग होती है बेरन एंड वेस्टलैंड से, ठीक है, कि एक होता है बेरन एंड वेस्टलैंड, कि ऐसा वेस्टलैंड, बंजर जमीन, वेस्टलैंड जो जिसपे कुछ कल्टीवेशन कुछ नहीं बन सकता, ठीक है। दूसरा क्या होता है लैंड पुट ऑन टू नॉन एग्रीकल्चर यूज, की जो एग्रीकल्चर यूज के लिए नहीं है लेकिन वहां पर बिल्डिंग बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, फैक्ट्री बना सकते हैं, ठीक है, वो हो गया। फिर एक होता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ठीक है, फैलो लैंड बोल देंगे उसको हम, ठीक है, सॉरी एक्सक्लूडिंग फैलोलैंड, फैलोलैंड को इसके इसमें एक्सक्लूड कर दिया, मतलब फैलोलैंड के अलावा जो अनकल्टिवेटेड लैंड रह जाता है वो, ठीक है। अगला आता है परमानेंट पैसेज एंड ग्रेजिंग लैंड, की ऐसे लैंड जहाँ पे सिर्फ ग्रेजिंग कराई जाती है, ठीक है, ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है कि एनिमल्स को वहाँ पे चराया जाता है। देन लैंड अंडर मिसलीज ट्रीज, बेसिकली माइसलेनियस ट्रीज, क्रॉप्स, ग्रोव्स, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड इन इट्स ओन एरिया, ठीक है। देन आता है हमारा फ्रेंड्स कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ठीक है, जिसको अल्कल्टिवेटेड छोड़ा जाता है मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स से, ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स वापस से आ सके, रिप्लेनिश हो सके, ठीक है, रिन्यू हो सके न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल। देन फैलो लैंड्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है। देन करंट फैलो आ जाएगा। करंट फैलो में क्या आता है, फैलो लैंड में आपका करंट फैलो आता है। करंट फैलो का मतलब क्या है, जिसको अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, की एक साल के लिए या फिर एक साल से थोड़ा कम, यानी कुछ महीनों के लिए ऐसी लैंड को छोड़ दिया, ताकि उसकी मिट्टी है, जो मिट्टी खराब हो गई है वो सारी वापस अच्छी बने, उसमें कीड़े मकोड़े आ जाते हैं ना, तो वो थोड़ा अच्छा बना देते हैं उसको, ठीक है। बेसिकली जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो सॉइल को अच्छे से डीकम्पोज करके न्यू बना देते हैं कुछ टाइम के बाद। देन अदर करेंट फैलो का मतलब क्या है, जिनको बेसिकली हम 1 से 5 सालों तक, ठीक है, 1 to 5 years तक जिन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। देन एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, तो ऐसा एरिया जिसको एक बारी से ज्यादा एक एग्रीकल्चर ईयर में सो किया जा रहा है, उसको कहते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। अब लैंड यूज पैटर्न इंडिया, तो इंडिया का लैंड यूज पैटर्न देख सकते हैं, इधर आपको शो किया गया है फ्रेंड्स इन द पिक्चर, यू कैन एबल टू सी, आई होप सो। सो टोटल ज्योग्राफिकल लैंड जो है एरिया का वो हमारा है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एवरीवन। लैंड यूज जो है डेटा का वो ऐसा किया गया है कि हाउएवर ओनली 93% लैंड जो है टोटल एरिया वही है इसमें, ठीक है। क्यों क्यों अवेलेबल है सिर्फ इतना लैंड ही, बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फार मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट असम हैज बीन नॉट डन फुली, ओके। एंड कुछ एरियाज है जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये ऑक्यूपाइड है बाई पाकिस्तान एंड चाइना, और जो चाइना है उसने अभी तक सर्वे नहीं किया गया है वहाँ पे। लैंड इन द परमानेंट पैस्चर हैज़ बीन ऑल्सो डिक्रीज एंड यस, आगे भी पढ़ते हैं फटाफट से। आई एम सो सॉरी 22 मिनट्स हो गए हैं, पर चलो कोई नहीं, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। अब फैलो लैंड क्या होता है, तो लेफ्ट विदाउट, मैंने आपको पहले बता दी कि जिसे विदाउट कल्टीवेशन छोड़ा जाता है, मतलब बिना कल्टीवेट करे कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है, जैसे कि 1 साल हो गया है, फिर 1 साल से कुछ कम महीना। नेट जोन एरिया होता है टोटल एरिया जो कि सो किया गया है एग्रीकल्चर में, ठीक है, कि एक साल में 1 साल एग्रीकल्चर का जो होता है उसमें कितना एरिया टोटल सो किया गया, उसे नेट जोन एरिया कहते हैं। मोर देन मोर नेट जोन एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा, के जो ज़्यादा सो करने वाले एरिया हैं वो हमारे कहाँ पे हैं, पंजाब एंड हरियाणा में, एंड आई एम ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा ऑल्सो। सो देन लेस नेट जोन एरिया कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार, मतलब यहाँ पे खेती बहुत कम होती है, ओके। देन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करें जो कि इंडिया में आई थी 1952 के बारे में बता रखा है। देन वेस्टलैंड्स जिसमें हमारे रॉकी एयर डेजर्ट एरिया हो गया, ठीक है, एंड लैंड जो कि अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए, जैसे कि सेटलमेंट्स हो गया, रोडवेज हो गया, रेलवेज हो गया, इंडस्ट्री होगी, ठीक है। देन कॉन्टीन्यूस यूज़ ऑफ लैंड जो कि बहुत टाइम से हो रहा होता है, ठीक है, विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज, कि बहुत सारे लैंड ऐसे होते हैं जिनको ऐसी बिना केयर के उन्हें छोड़ जाता है मैनेज करिए। नेक्स्ट लास्ट स्टेप आई थिंक है हमारा, यस इट्स लास्ट स्टेप, लास्ट टॉपिक विच इज लैंड डिग्रेडेशन विद एंड कंजर्वेशन मेजर्स, कि कौन कौन से कंजर्वेशन के लिए मेजर ले सकते हैं एंड लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। तो एट प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट में 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है जो कि डिग्रेडेड पड़ा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। और कुछ हमारी जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गई, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग हो गया, माइनिंग हो गई है, एक्वायरिंग टू, इन सब की वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, कि पेड़ों को काटा जा रहा है किसकी वजह से, माइनिंग की वजह से यहाँ पे, क्योंकि माइनिंग चल रही है। माइनिंग का मतलब क्या है, बेसिकली हम क्या करते हैं, बहुत ही बड़ा गड्ढा खोदते हैं बहुत डीप जाकर, ठीक है। क्यों खोदते हैं बहुत बड़ा और डीप गड्ढा, ताकि उसके अंदर से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सके, ओके, इसको माइनिंग कहते हैं, ठीक है। और यहाँ इसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये कहाँ कहाँ पे किस किस वजह से हो रहा है, ठीक है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है,
ठीक है। माइनिंग की वजह से भी हो रहा है लैंड डिग्रेडेशन। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में ओवर ग्रेजिंग की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है लैंड डिग्रेडेशन। पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ओवर इरीगेशन की वजह से बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, क्योंकि 1 मार्कर में पूछा जाता है क्वेश्चन। एंड दैट्स इट एवरीवन, वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर के नोट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। इफ यू लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ अपने। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, हरे कृष्णा।